हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम गिदवानी और हम कर रहे हैं होम साइंस का 5th चैप्टर खाद्य संरक्षण। पिछले वीडियो में हमने बात की थी खाद्य संरक्षण का अर्थ क्या है और हमने बात की थी खाद्य संरक्षण क्यों ज़रूरी है और कौन कौन से रीजंस है जिनसे कि हमारा भोजन खराब हो जाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कौन सी विधियाँ हैं जिन्हें हम प्रयोग करके घर पर भी भोजन को लंबे समय तक खराब होने से रोक सकते हैं, यानी हम करेंगे खाद्य संरक्षण की घरेलू विधियाँ, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है खाद्य पदार्थों को निम्न तापमान पर रखना, यानी कम टेम्परेचर पर हम उनको कैसे संरक्षित करके रख सकते हैं। सेकंड नंबर पे है खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान प्रदान करना, यानी हाई टेम्परेचर पे हम उन्हें कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। थर्ड नंबर पे है प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि प्रतिरक्षकों का प्रयोग करना। और फोर्थ नंबर पे है खाद्य पदार्थों का निर्जलीकरण करना। हम एक एक करके इनकी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि निम्न तापमान का प्रयोग करके हम खाद्य पदार्थों को कैसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, कैसे उनको खराब होने से बचा सकते हैं। निम्न तापमान यानी कि ठंडे वातावरण में भोजन लंबे समय तक संरक्षित रह पाता है। तापमान कम करके हम खाद्य पदार्थ संरक्षित करने का तरीका इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब भी भोजन का हम तापमान कम करते हैं तो जो जीवाणु उसमें उपस्थित होते हैं और एंजाइम होते हैं, उनकी जो प्रक्रिया होती है वो धीमी गति से होती है और भोजन खराब होने से बच जाता है। क्योंकि हमने बात की थी भोजन क्यों खराब होता है, उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, एंजाइम होते हैं, वो प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं और उनकी प्रतिक्रिया तब होती है जब उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। और वो अनुकूल परिस्थितियां क्या है, उनके हिसाब से तापमान, नमी और वायु। तो जब हम तापमान को कम कर देते हैं तो सूक्ष्म जीवाणु और एंजाइम हैं वो अपनी प्रतिक्रिया अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भोजन खराब नहीं हो पाता। अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर है यानी कि फ्रिज, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? इस विधि का, निम्न तापमान विधि का, क्योंकि रेफ्रिजरेटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर का तापमान कम होता है तो जब हम खाद्य पदार्थों को वहां पर स्टोर करके रखते हैं तो जीवाणु और एंजाइम अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखा पाते और भोज्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। कम तापमान के प्रयोग से खाद्य संरक्षित करने की अवधि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की किस्म और तापमान पर निर्भर करती है, यानी ये डिपेंड करता है कि कौन सा भोज्य पदार्थ कितनी देर तक उसमें सुरक्षित रहेगा। कुछ भोज्य पदार्थ फ्रिज में महीनों खराब नहीं होते, कुछ 2 दिन में खराब हो जाते हैं और कुछ 6 दिन में, कुछ 6 साल में। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि भोजन की किस्म कैसी है और उसका तापमान कैसा है। यदि तापमान कम है तो खाद्य पदार्थ अधिक दिनों तक संरक्षित रह सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, हमें कुछ सावधानियां रखनी है जब हम फलों और सब्जियों का फ्रीजिंग करते हैं यानी हिमीकरण करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जब सर्दियों में मटर बहुत प्रचुरता में उपलब्ध होते हैं तो हम उनको स्टोर करके रख लेते हैं ताकि हम उनका गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकें। उसी को हम कहते हैं फ्रीजिंग। मटर के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो जिस मौसम में प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं, हम उनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख लेते हैं। लेकिन हमें कुछ सावधानियां रखनी है, तो आइए जान लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है इस विधि का प्रयोग करने से पहले। पैकिंग का सामान जैसे कि पॉलिथीन बैग काफी मजबूत होना चाहिए, यानी कि जिस भी प्रोडक्ट को हम रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं, अब हम उसको खुले में तो रखेंगे नहीं, तो हम पॉलिथीन बैग में, सील पैक पाउच में, जिसमें भी रख रहे हैं वो मजबूत होना चाहिए ताकि भोज्य पदार्थ अगर फैल रहा है तो वो उसका दबाव सहन कर सके। नहीं तो क्या होगा, अगर वो उसका दबाव नहीं सहन कर पाएगा तो वो फट जाएगा और हमारी सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। भोज्य पदार्थों को एक बार फ्रीजर से निकालकर कमरे के तापमान पर लाने के बाद दोबारा नहीं जमाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमने 2 किलो मटर को एक साथ फ्रीज में रख दिया है ना, अपने रेफ्रिजरेटर में। अब हमने क्या किया, हमें ज़रूरत तो है केवल पाव भर की, हमने पूरा का पूरा पैकेट बाहर निकाल के रख दिया रूम टेम्परेचर पे। अब वो नॉर्मल हो गया तो पाव भर मटर तो हमने यूज़ कर लिए और बाकी जो मटर बचे हैं उनको हमने दोबारा से
फ्रिज में रख दिया, तो हमें ऐसा बार बार नहीं करना है। जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही भोज्य पदार्थ हमें निकालना है। ऐसा नहीं है हमने उसको रूम टेम्परेचर पे हम ले आए, वो गर्म हो गया, फिर से हमने उसको रख दिया, अगली बार फिर हमें ज़रा सा चाहिए, हम हर बार पूरे को निकाल रहे हैं। तो हमें ऐसा करने से बचना है, क्योंकि जब वो रूम टेम्परेचर पे आएगा तो सूक्ष्म जीवाणुओं को अनुकूल परिस्थितियां मिल जाएंगी और ऐसा करने से हमारा भोजन खराब हो सकता है। छोटे छोटे पैकेट बनाने चाहिए ताकि निकाला हुआ भोजन पूरा उपयोग में लाया जा सके और उपयोग में न आने वाले भोजन खराब होने से बच सकें। जैसा कि हमने बात की कि हम एक साथ 2 किलो, 3 किलो या 5 किलो स्टोर करने की बजाय पाव पाव भर या आधा आधा किलो की पैकिंग में उसको स्टोर करके रख सकते हैं। छोटी छोटी पैकिंग बना सकते हैं ताकि हमने जितना निकाला उतना यूज हो गया। अब हमें इस बात की भी टेंशन नहीं है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके निकालना है, और ऐसा करने से बचे भोजन को हम पुनः जमाने से भी बच सकते हैं। पैकेट को सील करने से पहले हवा को सावधानी से पूरी तरह निकाल देना है। क्यों? एयर टाइट हम उसको इसलिए करके रखते हैं, पूरी वायु इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि सूक्ष्म जीवाणुओं और एंजाइमों के लिए अनुकूल जो परिस्थितियां होती हैं उनमें वायु भी शामिल है। तो यही कारण है कि वायु रोधी डब्बों में भरकर फ्रीज या कोल्ड स्टोरेज या कुछ भी जो हम करते हैं, इसलिए फ्रीजर को हमें बार बार नहीं खोलना है। क्यों नहीं खोलना है? वही ताकि सूक्ष्म जीवाणु और एंजाइम अपनी क्रिया नहीं कर सकें। और जब हम जमे हुए भोजन से बर्फ निकालते हैं, बच्चों आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने जो जमा हुआ भोजन है उसकी बर्फ निकाली है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को हम कहते हैं द्रवण या थॉइंग कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है द्रवण किसे कहा जाता है? तो आपने जब भोज्य पदार्थ को निकाल कर रूम टेम्परेचर पे रखा या उसको पानी के नीचे धोया या उसको गर्म पानी में डाला, जिस भी तरीके से आपने भोज्य पदार्थ की बर्फ को निकाला है, उसी प्रक्रिया को हम द्रवण या थॉइंग कहते हैं। अब हम सेकेंड विधि की बात कर लेते हैं। पहले हमने बात करी कम तापमान करके, है ना? अब हम बात कर रहे हैं उच्च तापमान करके। क्या तापमान में वृद्धि से सभी प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं? देखिए, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो उच्च तापमान पर भी नष्ट नहीं होते हैं। अब कुछ जीवाणु तो उच्च तापमान पर नष्ट हो गए, लेकिन कुछ नहीं होते हैं। तो जो जीवाणु उच्च तापमान पर नष्ट नहीं होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए खाद्य संरक्षण की 2 पद्धतियां हैं, जिनमें पहले नंबर पे है पाश्चुरीकरण और दूसरे नंबर पे है विसंक्रमण। पहले हम बात कर लेते हैं पाश्चुराइजेशन। क्या होता है ये पाश्चुराइजेशन? हमने हमारे पिछले वीडियो में भी बात की थी। हम इसका सबसे अच्छा उदाहरण ले लेते हैं दूध। दूध को क्या किया जाता है? पहले उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, उसके बाद शीघ्रता से उसको तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। तो वो जो जीवाणु होते हैं अचानक तापमान में आई इस जो परिवर्तन है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। इससे क्या होता है? दूध जो होता है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। आपने देखा होगा जब भी आप बाजार से दूध खरीदते हैं, पैकेट वाला या बॉटल वाला, अगर उस पर लिखा हुआ है पाश्चराइज्ड मिल्क या पाश्चरीकृत दूध, तो उसे आप बिना उबाले ही सीधा पी सकते हैं, क्योंकि इस दूध के सूक्ष्म जीवाणुओं को पहले से ही नष्ट किया जा चुका है। आपको उसको दोबारा उबालने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और तत्पश्चात शीघ्रता से ठंडा कर लिया जाता है, और जीवाणु उस परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ जीवाणु जो होते हैं वो पाश्चराइजेशन यानी पास्त्रीकरण की प्रक्रिया में भी जीवित बच जाते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। अब उनके लिए क्या किया जाता है? उनके लिए विसंक्रमण यानी स्टेरलाइजेशन किया जाता है। क्या है ये विसंक्रमण? इस प्रक्रिया में जीवित जीवाणुओं से मुक्त होना, इसी को कहते हैं स्टेरलाइजेशन। विसंक्रमण की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाती है तो आप क्या लिखेंगे? किसी भी खाद्य पदार्थ को जीवित जीवाणुओं से मुक्त करना क्या कहलाता है? स्टेरलाइजेशन यानी कि विसंक्रमण। इसमें क्या किया जाता है? खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान तथा कुछ मामलों में दबाव में बहुत अधिक समय तक रखा जाता है। बच्चों जल्दी से आप बताइए, हम दबाव की प्रक्रिया का प्रयोग हमारी रसोई में कैसे कर सकते हैं? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे हम भोज्य पदार्थों पर दबाव दे सकते हैं? आपको याद होगा हमने हमारी पिछली वीडियोस में बात की थी प्रेशर कुकर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रेशर यानी दबाव। तो प्रेशर कुकर का प्रयोग करके हम खाद्य पदार्थों को दबाव दे सकते हैं और
उच्च तापमान देकर उनमें जो मौजूद सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों टोमेटो केचप जो होती है, सॉस किसी भी तरह की आप बना रहे हैं या एप्पल का आपने जैम बनाया, उसमें क्या करते हैं हम उच्च तापमान के साथ साथ दबाव भी देते हैं, उसके बाद हम ठंडा करके भोज्य पदार्थों को रख सकते हैं। अभी अभी हमने प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल कर लिया और कुछ खाद्य पदार्थ भी कर लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारा थर्ड पॉइंट जो कि है प्रतिरक्षकों का प्रयोग। प्रतिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव्स। प्रतिरक्षक दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं और रासायनिक भी होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रतिरक्षकों का प्रयोग करके हम खाद्य पदार्थों को कैसे लंबे समय तक खराब होने से रोक सकते हैं। कुछ रसायन परिष्कृत खाद्य पदार्थों की उपभोज्य जीवन को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या होता है उपभोज्य जीवन यानी कि शेल्फ लाइफ? कोई भी खाद्य पदार्थ कितने समय तक उपयोग करने योग्य है वही उसकी शेल्फ लाइफ यानी उपभोज्य जीवन कहलाता है। इन रसायनों को हम प्रतिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। क्या है प्रिजर्वेटिव्स? ऐसे पदार्थ जिनको मिलाने पर खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक संरक्षित रखा जा सके उन्हें हम प्रतिरक्षक कहते हैं। यानी कि अब हम क्या करेंगे, कुछ पदार्थ हम मिलाएंगे उस खाद्य पदार्थ में ताकि वो भोजन सुरक्षित रह सके। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको मिलाने से खाद्य पदार्थ सुरक्षित रह सकते हैं? बिल्कुल, खाद्य पदार्थों में हम नमक डाल दें, चीनी डाल दें या अम्ल की मात्रा को बढ़ा दें तो हम उन्हें खराब होने से रोक सकते हैं। तो यानी हमने खाद्य पदार्थों में क्या डाला, या तो हमने नमक डाल दिया, चीनी डाल दी या अम्ल डाल दिया। अब नमक, चीनी और अम्ल, अब हम इनको क्या कहेंगे? इनको हम प्रतिरक्षक कहेंगे, क्योंकि इनको डालने से हमारा भोज्य पदार्थ लंबे समय तक खराब नहीं हो रहा। कैसे? हम बात कर लेते हैं। जब हम अचार बनाते हैं तो देखा होगा हम नमक की बहुत ज़्यादा मात्रा प्रयोग करते हैं, उसमें तेल भी डालते हैं, उसमें मसाले भी डालते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि नमक की जो मात्रा होती है वो उस खाद्य पदार्थ में जीवाणु की अभिक्रिया को रोक देती है। फलस्वरूप अचार जो होता है बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता। आम देखिए राजस्थान में, भारत में अप्रैल से लेकर सितंबर तक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। लेकिन अगर हमें दिसंबर जनवरी में आम का मजा लेना है तो हम रसीले आम का मजा तो नहीं ले सकते, लेकिन हम अचार तो खा ही सकते हैं। अब अचार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें नमक का प्रयोग करते हैं, उसमें हम अम्ल का प्रयोग करते हैं, या हम उसमें क्या करते हैं तेल भी डालते हैं, मसाले डालते हैं, ताकि हम पूरे साल भर आम का मजा ले सकें। अब कुछ प्रतिरक्षक जो हम घर पे यूज़ करते हैं, चीनी है, नींबू का रस, सिरका, तेल, मसाले, ये सारे के सारे क्या हैं? प्राकृतिक प्रतिरक्षक यानी कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के अलावा भी कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं या प्रतिरक्षक होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स कि जिनसे हम प्रतिरक्षकों का प्रयोग करके भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जब हम अचार बनाते हैं या हम जैम बनाते हैं, सॉस बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, तो इनमें हम प्रतिरक्षकों का प्रयोग करते हैं और खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खराब होने से रोक सकते हैं। जब भी आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, डब्बा बंद है, एयर टाइट है, पैक्ड फूड है, तो आप देखेंगे उसकी जब आप इंग्रेडिएंट्स या सामग्री पढ़ेंगे तो उसमें प्रिजर्वेटिव का प्रयोग यानी प्रतिरक्षक का प्रयोग ज़रूर होता है। आप ध्यान से देखिएगा और एक लिस्ट बनाइए कि आपने जो मार्केट से प्रोडक्ट खरीदे हैं उनमें कौन कौन से प्रतिरक्षकों का यानी प्रिजर्वेटिव्स का प्रयोग हुआ है। आप उन लेबलों को देखेंगे तो उनमें आपको कुछ रसायनों के नाम मिलेंगे, जैसे कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फर, सिट्रिक एसिड या सोडियम बेंजोइट। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रासायनिक प्रतिरक्षक। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नमक की। जब भी हम घर पे अचार बनाते हैं तो उसमें प्रयोग की जाने वाली सामग्री में सबसे मुख्य रूप से क्या होता है? नमक। ये क्या काम करता है? एक नेचुरल प्रतिरक्षक का, प्राकृतिक प्रतिरक्षक का काम करता है। आपको पता है बच्चों, ये जो हम नमक मिलाते हैं अचार में, ये हम केवल उसके टेस्ट के लिए, उसको टेस्टी बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं बनाते हैं, बल्कि हम उसकी मात्रा इसलिए मिलाते हैं ताकि उसे लंबे समय तक खराब होने से रोक सकें। अगर अचार में नमक की मात्रा कम है तो वो अचार जल्दी खराब हो जाता है। स्वाद बढ़ाने के साथ साथ यह प्रतिरक्षक के रूप में काम करता है, और अगर अचार में नमक कम है तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। भोजन में नमक की मात्रा बढ़ाने
बनाने से उसकी संरचना में बदलाव आ जाता है और सूक्ष्म जीवाणु अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं। नमक क्या करता है, एंजाइम की गतिविधियों को भी कम कर देता है, इसलिए हमारा भोजन जो है वो नष्ट होने से बच जाता है। आपने घर पे भी देखा होगा, अचार, चटनी, सॉस और पैक्ड फूड जितना भी होता है उसमें प्रतिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव के रूप में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। मछली और इमली को सुरक्षित रखने के लिए नमक लगाया जाता है, जो इस खाद्य पदार्थों के संरक्षण में सहायक होता है। आपने देखा होगा घर पे जब भी बाजार से इमली आती है तो उस पर बहुत सारा नमक लगाकर उस पर रख दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि वो लंबे समय तक संरक्षित रहे। ऐसा ही मछली के साथ भी हम करते हैं। अगर हम उसे काफी समय तक प्रयोग में करना चाहते हैं तो उस पर बहुत सारा नमक लगाकर हम रख सकते हैं ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रतिरक्षक यानी कि चीनी की, जिसे हम कहते हैं शुगर। हम उसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश। इसमें केवल इनको मीठा करने के लिए चीनी नहीं मिलाई जाती है, बल्कि चीनी क्या करती है, इन खाद्य पदार्थों में जो नमी होती है, जो पानी होता है, उसमें घुल जाती है और जीवाणुओं के लिए, एंजाइमों के लिए जो अनुकूल वातावरण चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता और इसलिए वो नष्ट हो जाते हैं और भोज्य पदार्थ खराब होने से बच जाता है। अचार और चटनी की तरह इन खाद्य पदार्थों में भी चीनी का प्रयोग केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इन खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए इनमें चीनी का अनुपात सही होना आवश्यक है। यानी कि अगर चीनी की मात्रा कम है तो ये खाद्य पदार्थ खराब हो जाएंगे, अगर बहुत ज्यादा है तो फिर हमें खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए इसकी मात्रा और अनुपात सही होना बहुत जरूरी है। चीनी खाद्य पदार्थों में क्या करती है, उनमें जो जल होता है उनमें घुल जाती है और इसके कारण खाद्य पदार्थों में पानी कम हो जाता है और सूक्ष्म जीवाणु विकसित नहीं हो पाते हैं। अगली बात हम कर लेते हैं अम्लों की। नींबू का रस, सिरका, साइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे अम्लों के उदाहरण हैं। ये भी प्राकृतिक प्रतिरक्षकों का यानी प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। कैसे करते हैं? सिरके का प्रयोग हम प्याज, टमाटर, केचप को संरक्षित रखने के लिए तथा नींबू के रस का प्रयोग अचार में, सिट्रिक एसिड का प्रयोग हम स्क्वैश को संरक्षित रखने के लिए करते हैं। अम्ल खाद्य पदार्थों की अम्ल की मात्रा को बढ़ा देता है। हमने किसी भोज्य पदार्थ में अम्ल डाला तो क्या होगा, उसमें जो अम्ल की मात्रा है वो बढ़ जाती है और सूक्ष्म जीवाणुओं की जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है और सूक्ष्म जीवाणु विकसित नहीं हो पाते और हमारा जो भोजन है वो लंबे समय तक संरक्षित रह सकता है। हम उसको बिना सीजन के भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, हम उसमें तेल और मसाले भी डालते हैं। इनका भी यही कारण होता है, यही पर्पस होता है। जब भी आपकी मम्मी या पापा घर में अचार बनाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें पूरी तरह ऊपर तक तेल डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि जब ऊपर तक तेल आ जाता है तो जो खाद्य पदार्थ होता है वो वायु के संपर्क में नहीं आ पाता और हमने पढ़ा था सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए वायु, नमी, तापमान, ये अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। हमने तापमान वाली विधि भी देख ली, हमने नमी वाली विधि भी देख ली और अब हम बात कर रहे हैं वायु को उसमें एंटर होने से कैसे रोकना है। क्या आप उस मसाले के बारे में जानते हैं जिसका प्रयोग आमतौर पर प्रतिरक्षक के रूप में किया जाता है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, सरसों का प्रयोग हम करते हैं। सरसों का पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, ये ऐसे मसाले हैं जो सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ने से रोकते हैं और वस्तुओं को खराब होने से बचाते हैं। और आपने जब घर पे कभी अचार बनाते हुए देखा है या खुद बनाया है तो आप देखते हैं अचार बनाए जाने वाले जितने भी फल या सब्जी होते हैं, चाहे हम आम का अचार बना रहे हैं, नींबू का अचार बना रहे हैं, तो हमने उसको ऊपर तक तेल तक भर दिया। क्यों भरा? मैंने अभी अभी आपको बताया, यह सुरक्षा आवरण के रूप में कार्य करता है। जब सामग्री तेल में पूरी तरह से डूब जाती है तो सूक्ष्म जीवाणु उस खाद्य सामग्री के संपर्क में नहीं आ पाते, क्योंकि ऊपर तो तेल की एक लेयर होती है, परत होती है और खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में नहीं आ पाता, इसलिए सूक्ष्म जीवाणु विकसित नहीं हो पाते और खाद्य पदार्थ खराब नहीं हो पाता है। फोर्थ विधि जो हम कर रहे हैं, चौथी विधि, वो है निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन।
पहली विधि हमने करी कम तापमान, दूसरी करी हमने तापमान को उच्च करके, तीसरी हमने क्या करी प्रतिरक्षकों का यानी प्रिजर्वेटिव्स का हमने प्रयोग किया। अब चौथी विधि हम कर रहे हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण नाम से ही स्पष्ट है, हमने उसमें जल की मात्रा को कम कर दिया। अब कैसे करेंगे, जैसे कि आलू के चिप्स, आपने देखा होगा घर पे आलू के चिप्स या तो बनाए होंगे या मम्मी पापा नानी नाना दादा दादी किसी को भी चिप्स बनाते हुए देखा होगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें धूप में उसे अच्छी तरह से सुखाकर उसमें पानी की मात्रा जितनी भी होती है उसे हम कम कर देते हैं और ये खाद्य पदार्थ अगर सही ढंग से रख जाएं तो लगभग 6 महीने साल भर तक भी खराब नहीं होते हैं। सेवइयाँ, मेथी, फूल गोभी, पापड़, प्याज ये सभी इसी के उदाहरण हैं। ये वे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें निर्जलीकरण की प्रक्रिया से संरक्षित किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है निर्जलीकरण की प्रक्रिया से संरक्षित किए गए खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए, तो आपको ये सब खाद्य पदार्थ याद कर लेने हैं। निर्जलीकरण का अर्थ है खाद्य पदार्थों से पानी या नमी को दूर करना। कुछ भोज्य पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, मेथी, पुदीना, धनिया आदि, आपने देखा होगा हमें अगर मेथी को स्टोर करके रखना है, हम उसको अच्छी तरह से धो लिया, अब हमने उसको धूप में सुखा लिया। धोया क्यों, ताकि उसके ऊपर कुछ भी मिट्टी धूल जीवाणु है वो हट जाए। अब धूप में हमने क्यों सुखाया, उसमें जितनी भी नमी है पानी की मात्रा है वो सारी निकल जाती है। अब हम इसको बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरह से फूल गोभी, अंगूर, आंवला, आम ये कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें पहले पकाया जाता है और उसके बाद सुखाया जाता है। उदाहरण के लिए हमने आलू के चिप्स बनाए, पापड़ बनाए, बड़ियाँ बनाई, केले के चिप्स बनाए। इन सबको सुखाने के लिए सबसे अच्छा मौसम वो होता है जब वायु में नमी ना हो और धूप बहुत तेज पड़ रही है, क्योंकि अगर वायु में नमी होगी, धूप भी कम होगी तो खाद्य पदार्थ संरक्षित होने की बजाय खराब पहले ही हो जाएगा। संरक्षित करना तो बहुत दूर की बात है। चलिए अब हम कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि हमें घर पर अगर हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर पे आता है खाद्य पदार्थ बनाने और इसका भंडारण, यानी इसको जब हम स्टोर कर रहे हैं तो हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना है। न केवल हमारे हाथों की सफाई का, बल्कि जिन खाद्य पदार्थों में हम भोजन पका रहे हैं और जिनमें हम लंबे समय तक स्टोर करके रखेंगे, वो जो बर्तन है, वो जो डब्बे हैं, वो पूरी तरह से सूखे हुए होने चाहिए, साफ होने चाहिए और धूप में सुखाए हुए होने चाहिए। और अगर हम कंटेनर्स में रख रहे हैं तो वो जो कंटेनर है, डब्बे हैं, वो एयर टाइट होने चाहिए, वायु रोधी होने चाहिए, जिसमें वायु का प्रवेश ना हो सके, क्योंकि वायु का प्रवेश होगा तो सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न होंगे और भोज्य पदार्थ खराब हो जाएगा। अचार को संरक्षित करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम किसी भी चीज का, सब्जी का, फल का, किसी का भी अचार बना रहे हैं तो तेल उसमें पूरी तरह से होना चाहिए, वो भोज्य पदार्थ पूरी तरह से तेल में डूबा हुआ होना चाहिए ताकि वो वायु के संपर्क में ना आ सके। संरक्षित खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते समय हमें साफ चम्मच का प्रयोग करना है, क्योंकि हमने क्या किया, हाथों की सफाई का ध्यान रख लिया, हमने जिन डब्बों में भरा है उसका ध्यान रख लिया, लेकिन हमारे चम्मच में जीवाणु है और अब हमें लगेगा कि ये विधि तो हमारी फेल हो गई। विधि क्यों फेल हुई, अगर हमने कहीं भी लापरवाही करी तो वो भोज्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहेगा। उसके ऊपर सफेद सफेद एक परत आ जाएगी, फफूंद दिखेगी आपको, बुलबुले उठने लगेंगे, बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे, जिससे वो खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहेगा। खाद्य पदार्थ की वांछित मात्रा निकाल लेने के बाद तुरंत हमें ढक्कन को बंद करना है। यानी अगर हम अचार का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें जितना भी अचार हमने लिया उसके बाद ऐसा नहीं है बहुत लंबे समय तक वो उसका ढक्कन खुला ही रह गया, तुरंत हमें उस ढक्कन को बंद कर देना है ताकि आगे भी हम उसका प्रयोग कर सकें। सॉस और स्क्वैश आदि खाद्य पदार्थों के लिए बोतलों को कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। देखिए, हम बहुत बार घर पे सॉस बनाते हैं, स्क्वैश बनाते हैं और उसको लंबे समय तक सुरक्षित करके बॉटल्स में रखते हैं। तो जिन बोतलों में हम उसको रख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छी तरह से गर्म पानी में धुली हुई हो, साफ हो, सूखी हो। तो जब तक इसकी आवश्यकता ना पड़े, इन्हें गर्म पानी में ही पड़े रहने देना चाहिए
और आप संरक्षित खाद्य पदार्थों को बोतलों में डालकर इन्हें 30 से 40 मिनट के लिए पानी में गर्म करके भी कीटाणु रहित कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी विधियां हैं जिनसे हम घर पे खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं, लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं। तो ये हमने बात की खाद्य संरक्षण की घरेलू विधियों की। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।